पहले लोग 60-70 साल तक जिंदा रहते थे, आजकल 90 साल 100 साल तक लोग जी रहे हैं। पार्किंसंस में कुछ केमिकल्स कई जगहों पे बढ़ जाता है, कई जगहों पे कम हो जाता है। तो स्टिमुलेटर्स जो अवेलेबल है उसका सक्सेस रेट अभी 50 से 80% है, 100% नहीं। हमारे ब्रेन के कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया और तमाम जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये कि आपके ब्रेन में बहुत सारी ऐसी वायरिंग्स हैं जिनमें किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आई तो आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसे नाम से भी जानते होंगे, इसका जो ट्रीटमेंट है। लेकिन ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता क्या है? पार्किंसन या फिर जो सिजोफ्रेनिया जैसे प्रॉब्लम्स हैं उसमें ब्रेन स्टिमुलेशन का वर्क क्या है, ये आज जानते हैं। और अभी हम मौजूद हैं फोर्टिस में और अभी हमारे साथ मौजूद होंगे HOD ऑफ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे मैंने ये बात की ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में, मैं पार्किंसन के बारे में कुछ पढ़ रही थी और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये वर्ड जो है आया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी हो रही है बाहर के देश में काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने ये जब शब्द पढ़ा है तो मेरे दिमाग में आया कि ब्रेन स्टिमुलेशन होता क्या है, पार्किंसन में, सिजोफ्रेनिया जैसे जो प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे इसका यूज़ होता है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हमारे ब्रेन का जो सारा कंट्रोल है वो बहुत सारे सेल्स और केमिकल्स की वजह से है, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट का आपस में जो कम्युनिकेशन है वो केमिकल्स के थ्रू है। हमारे ब्रेन के कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और उन केमिकल्स का जो आपस में रिलेशनशिप है, या हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उन सबके आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इन केमिकल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर होती है तो वो डिजीज़ की तरह मैनिफेस्ट होती है। जैसे आपने बात करी पार्किंसंस की, पार्किंसंस में कुछ केमिकल्स कई जगहों पे बढ़ जाता है, कई जगहों पे कम हो जाता है। तो उसकी वजह से डोपामिन जैसा केमिकल है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस है इसमें। उसकी वजह से पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं या उसको रिजिडिटी हो जाती है या चलने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये केमिकल्स की वजह से हैं। और साथ में कई लोग जैसे सिजोफ्रेनिया का नाम लिया, या डिस्टोनिया है, बॉडी में टाइटनेस हो गई, या कई बार सीजर्स भी जो है वो इन्हीं केमिकल्स या इन्हीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की गड़बड़ की वजह से होते हैं, जिसमें कि हमारे पास ये ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ब्रेन के किसी एरिया को थोड़ा स्टिमुलेट कर दें ताकि उन केमिकल्स को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर दें। या फिर हमारे पास दूसरा प्रोसीजर होता है जिसमें जो एरिया ज़्यादा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो उसमें हम उसको रेस से या कॉटरी करके उसको हम उसमें लीजनिंग कर दें ताकि वो एरिया डैमेज हो जाए थोड़ा सा और उससे वो ओवर एक्टिविटी उसकी कम हो जाए। तो इस तरह के प्रोसीजर्स करे जा सकते हैं इन बीमारियों के लिए जो कि आपने डिस्क्राइब किया। पार्किंसंस डिजीज़ है, डिस्टोनिया है, या फिर कोई साइकेट्रिक इलनेस है, या फिर कई बार रिफ्रैक्टरी सीजर्स है उस केस में। सर, जब मैंने ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ा था तो एक वर्ड था कि इलेक्ट्रिक शॉक देके इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट होता है, ये भी कोई ट्रीटमेंट है? इलेक्ट्रिक शॉक का जो ट्रीटमेंट है वो साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए काफ़ी कॉमन है, उसका न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के साथ कोई खास संबंध नहीं है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में बेसिकली जिस जगह पे हम डिसाइड करते हैं वहाँ पर ऊपर सरफेस से इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, स्पेशल टेक्निक होती है उसको करने की, इलेक्ट्रोड वहाँ पर फिट कर देते हैं और उसका कनेक्शन एक बैटरी से होता है जो उसको स्टिमुलेट करता है। कितना स्टिमुलेट करना है, वो बैटरी की पावर कैसे करनी है वो हम बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं और वो बैटरी जो है वो उसको स्टिमुलेट करती रहती है और उससे हमारे सिम्टम्स में फ़ायदा होता है। तो ये बेसिकली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का प्रिंसिपल है। अच्छा, नहीं आजकल हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत कुछ चल रहा है, हेल्थ की डिपार्टमेंट में या कहीं भी बहुत सारी चीज़ें जो है निजात होती जा रही है। तो ट्रेडिशनल ब्रेन स्टिमुलेशन में और एडवांस ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या फ़र्क है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है और नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो MRI कंपेटिबल डिवाइसेस अवेलेबल है जिससे कि पेशेंट को MRI कभी भी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो इसकी बैटरी होती है उसकी लाइफ भी एक लिमिटेड होती है, तो अब हमारे पास रिचार्जेबल टाइप के वो आ रहे हैं गैजेट्स जिसमें कि हम बैटरी को बाहर से चार्ज कर सकते हैं। तो उससे जो नॉर्मल बैटरी की लाइफ 3 से 5 साल है उसको इंक्रीज़ करके 10 से 15 साल तक करा जा सकता है। उसके अलावा जो इंडिकेशंस हैं, पहले सिर्फ पार्किंसंस में होता था, पार्किंसंस में भी लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स होता था, अब उसके इंडिकेशंस बढ़ गए हैं। उसके अलावा हम लोग जो है डिफरेंट टाइप की लीड्स आनी शुरू हो गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मल्टी डायरेक्शनल भी कर सकती है, किसी डायरेक्शन में कम किसी डायरेक्शन में ज़्यादा, वो भी हम बाहर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये इंप्रूव होती जा रही है ताकि इंडिकेशंस बढ़ते जाए जिनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस जो उसकी असर है वो और ज़्यादा अच्छे से नज़र आए और उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाए डिवाइस की। बिल्कुल
स्टिमुलेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या स्टिमुलेशन सिर्फ ब्रेन के लिए यूज़ किया जा सकता है? नहीं, हम जब स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो और भी बहुत शरीर के हिस्से हैं जहाँ पर कि नर्व्स को स्टिमुलेट करा जा सकता है। जैसे कि रिफ्रैक्टरी सीजर्स में हम वेगस नर्व होती है यहाँ पर, तो वेगस नर्व स्टिमुलेटर भी लगा सकते हैं, जिससे कि रिफ्रैक्टरी सीजर्स जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही, उनको कंट्रोल करा जा सकता है। हम स्पाइनल कॉर्ड में जिन पेशेंट्स को इंटरैक्टेबल पेन है, क्रॉनिक पेन है, वहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन लगा सकते हैं ताकि उसके पेन फाइबर्स को हम दबा सकें और पेशेंट के पेन में रिलीफ आए। कई बार किस पेशेंट को ब्लैडर बॉल इन्वॉल्वमेंट है तो कोई स्पेशल नर्व स्टिमुलेटर्स आते हैं जो कि हम पेल्विक एरिया में लगा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को यूरिन या बाउल के कंट्रोल में थोड़ी सी मदद मिले। तो बहुत सारे स्टिमुलेशंस हैं, स्टिमुलेटर्स हैं जो कि अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जिनको कि हम धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेशेंट को फ़ायदा हो। पर इस पर काफ़ी स्टिमुलेटर्स जो अवेलेबल है उसका सक्सेस रेट अभी 50 से 80% है, 100% नहीं है। क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या शॉक की बात करते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आता? देखिए, कोई भी ब्रेन का प्रोसीजर साइड इफेक्ट के बिना नहीं होता है। डेफिनेटली हर एक प्रोसीजर की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर साइड इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टिमुलेट ज़्यादा करने से नुकसान हो सकता है, कम करने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। तो 5 से 7% साइड इफेक्ट्स हर एक प्रोसीजर से रिलेटेड है, जिनको कि हम लोग ध्यान रखते हैं कि ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। पर डेफिनेटली कोई भी प्रोसीजर बिना साइड इफेक्ट या बिना कॉम्प्लिकेशन के नहीं होता, बट वी आर अवेलेबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो मतलब आखिरी सवाल मेरा और आपसे होगा कि एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है ये जो ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी टेक्निक्स आ रही हैं, ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है? देखिए, जैसा पहले भी हमने बात करी थी कि लोगों की एजिंग बढ़ रही है। पहले लोग 60-70 साल तक ज़िंदा रहते थे, आजकल 90 साल 100 साल तक लोग जी रहे हैं। तो ब्रेन की डीजेनरेटिव डिजीज़, ब्रेन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें वो सारी डिजीज़ जिसमें कि ब्रेन स्टिमुलेशन का रोल है वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो इनका स्कोप बढ़ता जा रहा है। प्लस हमारे जो स्कोप ऑफ वर्क है, यानी कि जो इंडिकेशंस हैं उनकी भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स अब निकल के आ रहे हैं, ऐसे लीजन्स निकल के आ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम निकल के आ रही है जिनको कि हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से ट्रीट कर सकते हैं। तो इंडिकेशंस भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब का बहुत स्कोप है। और आगे जो डिवाइसेस हैं उनकी भी क्वालिटी एनहांस हो रही है, बैटरी का साइज़ छोटा हो रहा है, लंबे टाइम तक चलने वाली बैटरी यूज़ हो रही है, MRI कंपेटिबल चीज़ें आ रही हैं, और हो सकता है कि अब सिर्फ छोटी सी चिप आ जाए कुछ टाइम बाद जिससे कि हम सारा कंट्रोल कर सकें। सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट गोइंग ऑन एंड डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है आगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थी खास जानकारी ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में। और अगर ब्रेन स्टिमुलेशन से रिलेटेड कोई भी मन में आपके सवाल है, इस पूरे साक्षात्कार के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।